नो गेन नो लव कोरियन ड्रामा की शुरुआत होती है कहानी की हीरोइन से जिसका नाम है सो हो यू, जो कि एक शादी में आती है और वो शादी किसी और की नहीं उसके एक्स और कोलीग वो जे की होती है यूंग अपनी कोलीग को यूंग के साथ मिलकर कॉन्ग्रेचुलेशन मनी देने का डिसाइड करती हैं और यूंग अपने एक्स को 3 लाख रुपए देने का फैसला करती है और काउंटर पे जाके कॉन्ग्रेचुलेशन मनी को सबमिट करवा देती है। उसी वक्त उसके एक्स की नज़र उस पर पड़ती है तो वो हायून के पास आता है और आकर बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी शादी पर आओगी, वेल अगर आ ही गई हो तो वेलकम। तो हायून बोलती है मुझे कोई शौक नहीं था अपने एक्स की शादी पे आने का, लेकिन अगर मैं तुम्हारी शादी पे ना आती तो लोग क्या कहते कि मुझे तुम्हारी शादी का कितना ज़्यादा गम है कि मैं तुम्हारी शादी पे ना आई, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी शादी को ज़रूर अटेंड करूँगी। तमाम लोग हॉल में आ चुके होते हैं। उसी वक्त हायून को उसकी मोम का कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है, काफ़ी बीमार होती है। उसकी मोम कहती है तुम मुझसे आज मिलने क्यों नहीं आई? तो हायून बोलती है मेरी कॉलेज की शादी है मोम, मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट डे मिलने के लिए आऊँगी और कॉल कर देती है। जैसे ही हायून हॉल में एंटर होती है तो वो देखती है स्टेज पे दुल्हन की एंट्री हो रही होती है। यूं एक ही दम माजी को देखती है जो 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो यूं अपने बॉयफ्रेंड वोजी के पास जाती है, जाकर उसको बोलती है मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो जो एक एकदम शौक में रह जाता है, पूछता है क्यों? तो यूं बोलती है मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं रही, सो गुड बाय। और ये कहकर वहाँ से जाने ही लगती है तो वो जो उसके पीछे आ रहा होता है एकदम ज़मीन पे गिर जाता है, उसके हाथ पे चोट लग जाती है। तो यूं वोजी के पास आकर उसका हाथ साफ करती है और उसके हाथ पे ड्रेसिंग करती है और उसको गुड बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है। अब वापस हाल का सीन दिखाया जाता है, शादी हो चुकी होती है और कपल की मेमोरेबल पिक्चर्स को दिखाया जाता है। तो एक पिक्चर को देखकर हायूं बुरी तरीके से शॉक में आ जाती है क्योंकि ब्रेकअप के वक्त हायूं ने जिस हाथ पे ड्रेसिंग की हुई होती है एक पिक्चर में वो ही ड्रेसिंग शो हो रही होती है, जिसका मतलब साफ था जब हायूं ने वोजे के साथ ब्रेकअप किया था तो उससे पहले ही वोजे हायूं को चीट कर रहा था। हायून को बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा आता है। फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जैसे ही हायून वोजी को छोड़कर जाती है तो वोजी एकदम ज़मीन पर बैठा हंसने लगता है और बोलने लगता है मैं तो पहले ही तुमसे ब्रेकअप करने का तरीका ढूंढ रहा था, तुमने खुद ही ब्रेकअप कर लिया। और फिर अपनी जेब से रिंग निकाल कर देखने लगता है, बोलने लगता है आज तो मैं रीजन को ज़रूर प्रपोज करूंगा शादी के लिए। हायून गुस्से में टेबल पे से उठती है और टेबल का कपड़ा खींचकर उसको फ्रॉक की सूरत में अपने कपड़ा के गिर्द बांध देती है। एक औरत से दुपट्टा लेकर सर पे पहनती है और कुछ फूल उठा लेती है, ऐसा लगता है जैसे वो ही ब्राइड है। वो ये उसको इस तरह देखकर शौक में रह जाता है, पूछने लगता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो हायून स्टेज पे आके बोलती है मुझे तो अभी मालूम हुआ है कि जब हमने ब्रेकअप किया तो उस ब्रेकअप से पहले ही तुम मुझे चीट कर रहे थे और एक टाइम पे 2 लड़कियों को डेट कर रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वो ये एकदम कहता है हाँ लेकिन वो पास्ट की बात हो गई, प्लीज़ मेरा दिन खराब मत करो। तो हायून बोलने लगती है हाँ तुम ठीक बात कर रहे हो, चलो तुम्हारी शादी के दिन को सेलिब्रेट करने लगते हैं। और फिर फोटो होने लगती है तमाम लोगों की। जैसे ही ब्राइड और ग्रूम आपस में किस करने लगते हैं तो हायून ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको उल्टी आ रही हो। हायून की 2 बेस्ट फ्रेंड जेयून और हीसुन आपस में डिस्कस कर रही होती है कि आखिर हायून बॉयफ्रेंड के मामले में इतनी अनलक्की क्यों है। वो जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाती है कुछ अरसे के बाद वो ब्रेकअप कर लेती है। उसी वक्त हायून घर आती है, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। तो जेयून पूछती है आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी को अटेंड करने की? तो हायून कहते हैं ये छोड़ो, देखो मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में से क्या लाई हूँ। और बॉक्स को टेबल पर रखकर खोलती है तो उस बॉक्स के अंदर ब्राइड का बुके होता है जो कि एक्सीडेंटली हायून कैच कर लेती है। हायून बोलती है मेरे साथ सिर्फ यही होना रह गया था, कितनी इंसल्टिंग चीज़ है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में से मैं उसकी बीवी का बुके कैच करके आ रही हूँ। तो जायून बोलती है तुम्हारी तो किस्मत शुरू से ही ख़राब है। मुझे याद है 6 साल पहले जब तुम रिलेशनशिप में थी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ भी काम नहीं करता था, बल्कि उल्टा तुम पर बर्डन हो गया था। और तुमने ये कहकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के आने से उल्टा तुम्हारे खर्चों में इजाफा ही हो गया। ऐसा लगता है कि तुमने बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि बेबी अडॉप्ट किया है। और उस ब्रेकअप के बाद फिर तुमने 3 साल के बाद एक और रिलेशनशिप में आने के बाद ब्रेकअप किया और अब देखो तुमने 6 महीने पहले फिर से ब्रेकअप किया और तुम्हारे उस एक्स ने शादी भी कर ली। तो मुझे समझ नहीं आता कि मोहब्बत के मामले में इतनी अनलकी क्यों हो। अगले सीन में दिखाया जाता है 2 पुलिस इंस्पेक्टर दीवार के ऊपर कुछ क्रिमिनल के पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। तो उसी वक्त कहानी में एंट्री होती है कहानी के हीरो किम जी-वूक की, जो कि पुलिस वाले को जानते हैं और आकर बोलता है क्या मैं आपकी हेल्प करूं? आप ये पोस्टर मुझे दे दे, मैं शहर की अहम जगह पर लगाऊंगा, इससे आपको हेल्प होगी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो पुलिस इंस्पेक्टर उसको पोस्टर दे देता है। किम जी-वूक वहाँ से चला जाता है तो पुलिस इंस्पेक्टर बोलने लगता है मैंने इस जैसा होशियार और मासूम लड़का नहीं देखा, इस लड़के की वजह से हमने कितने ही क्रिमिनल्स और कितने ही स्कैमर्स को पकड़े हैं। ये लड़का एक एंजल साउल का है, बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह।
हीसोंग और हायुंग रोड पे वॉक कर रही होती है तो हायुंग बोलती है चलो स्टोर पे चलते हैं जेली खाने के लिए। तो हीसोंग बोलती है आखिर तुम जेली खाने के लिए इतनी एडिक्टेड क्यों हो? वेल, जिस स्टोर पे हम जा रहे हैं क्या वहाँ पर अभी भी वही लड़का है? और मुझे समझ नहीं आती वो लड़का मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात करता है लेकिन वो तुमसे इतना ज़्यादा चिढ़ता क्यों है? तो हायुंग बोलता है वो मुझसे बिना किसी वजह के चिढ़ता है और नफरत करता है। मैं चाहती हूँ उसको कोई तो एक अच्छी वजह दूँ कि वो मुझसे नफरत सही तरीके से कर सके। किम जी वुक स्टोर का शीशा साफ कर रहा होता है। उसी वक्त हायुंग उसी शीशे पे हाथ रख के स्टोर में एंटर हो जाती है। किम जी वुक तेजी से गंदा शीशा फिर से साफ करने लगता है। हायुंग अंदर जाकर शॉपिंग करने लगती है। उसको जब वहाँ पर अपनी पसंद की जाली नहीं मिलती तो किम जी वुक बताता है वो खत्म हो गई है, जल्द ही आ जाएगी। उसके बाद हायुंग किम जी वुक से एक सिगरेट का डब्बा भी मांगती है तो किम जी वुक चिढ़कर हायुंग को घूरने लगता है। तो हायुंग किम जी वुक से पूछती है तुम काफी लंबे अरसे से स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आखिर तुम्हें परमानेंट जॉब कब मिलेगी? तो किम जी वुक चिढ़कर बोलता है मुझे परमानेंट जॉब जब मिलेगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। खाने के अगले सीन में दिखाया जाता है गुलबी ग्रुप के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट को, जिनका रिश्ता आपस में बाप बेटे का होता है। चेयरमैन गुस्से में अपने बेटे को बोलता है आखिर तुम इतनी बड़ी कंपनी संभालते हो लेकिन मुझे समझ नहीं आता हमारी कंपनी का रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा? तो गोहुन कहता है मैं इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नाकाम ठहरा हूँ। तो चेयरमैन एकदम चढ़ जाते हैं और गोहुन को बोलने लगती है मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाने की तरफ तवज्जो दो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो शादी कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का टाइम है। और गोयुन बुरी तरीके से शौक में रह जाता है और बोलने लगता है बाबा मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन चेयरमैन उसकी एक बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। गोयन अब चेयरमैन की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने ऑफिस जाता है और जाकर अपने सेक्रेटरी हाजुन से इस बारे में बात करता है और बोलने लगता है मुझे बता दो कोई ऐसा तरीका कि मैं इस कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा सकूं, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है ये इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए तो इम्पॉसिबल सिर्फ एक ही चीज़ है वो शादी, क्योंकि ना ही तो आप रिलेशनशिप में और ना ही किसी को डेट करें। हाँ, हम इस चीज़ पे गौर ज़रूर कर सकते हैं कि आखिर इस कंपनी का रेवेन्यू किस तरह बढ़ाया जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है हम इस कंपनी के रेवेन्यू को 1 साल के अंदर अंदर ज़रूर बढ़ा सकेंगे। हायुन अपने ऑफिस में होती है और अपनी कॉलीग से बात कर रही होती है तो उसकी कॉलीग उसको बताती है इस कंपनी में काम करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि जिन लोगों की शादी हो चुकी होती है ये कंपनी उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देती है, हनीमून ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, शादी के 30 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर देती है और इसके अलावा एनुअल छुट्टियाँ भी देती है। तो हायुन बोलते हैं ये तो बेईमानी है, हम लोग बिल्कुल एक बराबर काम करते हैं, तो मैरिड लोगों को आखिर इतनी ज़्यादा इंसेंटिव क्यों दिए जाते हैं? तो उसकी कॉलीग हायुन को बोलती है हायुन अगर तुम्हें भी इतने सारे बेनिफिट चाहिए तो तुमको शादी करनी होगी, क्योंकि शादी के बिना तो ये कंपनी तुम्हें इतने सारे बेनिफिट नहीं देगी। वोजी भी शादी के बाद अपनी जॉब पर वापस आ चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो हायुन को एकदम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जाकर उसको कहती है वो साइड में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दोनों साइड में खड़े बात कर रहे होते हैं। तो हायुन बोलते हैं मुझे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है और वो ये कि मैंने तुम्हारी शादी पे तुम्हें 3 लाख रुपए गिफ्ट किए हैं। तुम मेरे एक्स हो, मुझे तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं देनी चाहिए थी। चलो अभी और इसी वक्त मेरे तमाम पैसे मुझे वापस करो और मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाओ। तो वो जी पहले तो देने पे राज़ी नहीं होता और फिर हायुन के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं वही पैसे तुम्हें तुम्हारी कंग्रेचुलेशन मनी के तौर पर दे दूंगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि हायुन ने वोजी के साथ ब्रेकअप क्यों किया होता है। हायुन के ऊपर उसकी मोम की जिम्मेदारी होती है उनकी टेक केयर करने की, और वोजी नहीं चाहता था कि शादी के बाद हायुन अपनी मोम की टेक केयर करे। हायुन को ये बात पता चल जाती है तो वो दिल में सोचती है मैं उस इंसान को अपनी लाइफ का पार्टनर नहीं बनाऊंगी जो मेरी माँ को खुद के ऊपर बोझ समझे, और यही सोच कर वो वोजी के साथ ब्रेकअप कर लेती है। वोजी जब हायुन को शादी के पैसे वापस देने से इनकार कर देता है तो वोजी उसको फ़ोन पर धमकी देती है कि तुम्हारी बीवी मेरे सामने है, अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं अभी इसी वक्त को तुम्हारी बीवी को बता दूंगी कि तुम एक टाइम पे उन दोनों को डेट कर रहे थे। वोजी भागता हुआ नीचे आता है और तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करता है और हायुन को साइड में ले जाकर समझाता है कि वो पैसे उसको अभी नहीं दे सकता, क्योंकि शादी में खर्चे की वजह से तमाम पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन वो उसको जल्द ही पैसे वापस कर देगा। हायुन के इस अंदाज से लगता है कि हायुन किसी से भी दबने वाली लड़की नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बहादुर लड़की है और जो सोच ले वो करके रहती है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गोयू और गोयू का मैनेजर मिलकर एक कमेटी तैयार करता है और अनाउंसमेंट की जाती है जो कोई भी कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आइडिया दे जाएगा उसको प्रमोशन दे दी जाएगी। चूँकि उसी कंपनी में हायुन भी काम करती है तो उसे कोंग यूंग के थ्रू इस टीम के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती है मुझे इतना लंबा अरसा हो गया यहाँ पर आम सी जॉब करते हुए, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रमोट हो जाऊँ, क्या मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ विनिंग आइडिया के। तो कोयूं कहती है हाँ तुम इसमें हिस्सा भी ले सकती थी, जीत भी सकती थी और प्रमोट भी हो सकती थी,
लेकिन मैं तुम्हें इंतहाई अफसोस के साथ बताने लगी हूँ कि सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा मर्द हजरात ले सकते हैं। तो हायुंग कहती है क्या मतलब? तो कोयुंग बताती है ये सुपरवाइज़र की टीम है और सुपरवाइज़र की पूरी टीम में सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात हैं। अगर वहाँ पर कोई औरत है भी तो वो जो कि सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा है। हायुंग बुरी तरीके से शौक में रह जाती है और सिर्फ मर्दों के ही सुपरवाइज़र टीम में होने की वजह पूछती है। तो उसकी कॉलीग उसको बताती है चेयरमैन के बहुत ज़्यादा अफेयर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बीवी ने ये असूल बनाया है कि उनके इर्द गिर्द जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन तमाम डिपार्टमेंट में कोई भी औरत काम नहीं करेगी, सिर्फ मर्द होंगे। अगर कोई औरत काम करेगी भी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैरिड होगी। इसलिए अगर तुम्हें फास्ट प्रमोशन चाहिए तो तुम्हारा शादीशुदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले सीन में किम जी वोक को दिखाया जाता है जो कि स्टोर में होता है और जूसेस और बोतल को तरतीब दे रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर हायुन आती है, वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर किम जी वोक बाहर आकर हायुन से पूछता है हाँ आपको क्या चाहिए, इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? तो हायुन बोलती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दूल्हा चाहिए। तो किम जी वोक पहले तो शौक में रह जाता है और फिर बोलने लगता है एक्सक्यूज मी। तो हायुन किम जी वोक को एक नज़र देखते हुए बोलने लगती है तुम बन जाओ मेरे दूल्हे, मैं तुम्हें ऑफर करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे एक अर्जेंट दूल्हा चाहिए, बी माई ग्रूम प्लीज़। और किम जी वोक पूरी तरीके से शौक में रह जाता है।